हेलो फ्रेंड्स, बीबीजे एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंचवा आज आपके लिए लेकर आए हैं वॉल्केनो का लेक्चर नंबर 3। हम वॉल्केनो में चल रहे हैं। इसके पहले हम देख लिए थे, सबसे पहले हमने देखा था इंट्रो, है ना, इंट्रोडक्शन देख लिया था वॉल्केनो का। दूसरे भाग में हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में हमने देखा टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो देखा। और आज थर्ड वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं लैंड फॉर्म्स, है ना। लैंड फॉर्म्स देखने वाले हैं या फिर स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, है ना। कौन कौन से स्ट्रक्चर, लैंड फॉर्म, कौन कौन सी स्थलाकृतियां किसके द्वारा बनाई जाती है, वॉल्केनो द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, चलिए। तो हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाता भी हूँ, समझाता भी हूँ, और आपको स्लाइड पर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। यहाँ पर एमपीपीएससी में हम चल रहे हैं पेपर वन में। पेपर वन में इसका चल रहा है पार्ट बी, है ना, जिसमें हमारा है ज्योग्राफी। हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आने वाला है साइक्लोन। इसके बाद आने वाला है आपका साइक्लोन। साइक्लोन के बाद हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। वॉल्केनो में हम चल रहे हैं, साइक्लोन आएगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे चलेंगे। ठीक है, लेक्चर है 9C, लेक्चर नंबर थर्ड है वॉल्केनो का। ठीक है, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में हमारे पास है वॉल्केनिज्म एंड लैंडफॉर्म, है ना। लैंड फॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास लैंड फॉर्म आता है क्या, क्रेटर, क्रेटर्स। ठीक है, अब क्रेटर क्या होता है। क्रेटर को जनरली हम यहाँ पर एक डायग्रामेटिक सिस्टम, डायग्रामेटिक समझते हैं। देखिए, जैसा ये वॉल्केनो बन गया, ये वॉल्केनो बन गया। जब वॉल्केनो बन जाता है तो ऊपर वाला एक हिस्सा जो होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ये गोल सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर होता है, जहां अंदर की तरफ मैग्मा क्या हो रहा होता है, उबल रहा होता है। ठीक है, मैग्मा यहाँ पर होता है। ठीक है, अब जब भी क्या होता है, इरप्शन होता है या फिर ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो क्या हो जाता है, यही जो हिस्सा होता है इसी हिस्से से बाहर निकलता है। इसी हिस्से से मैग्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, और क्या हो जाता है, ये स्ट्रक्चर टूट टूट के धीरे धीरे बड़ा भी होता जाता है। टूट कर क्या हो जाता है, बड़ा भी होता जाता है। प्लस ये क्या हो जाता है, ये बड़ा भी होगा, कभी कभी बड़ा भी होता है, और कभी कभी अलग स्ट्रक्चर में ही बन जाता है, जो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा। ऐसा स्टेयर वाला स्ट्रक्चर भी बन जाता है कि यहाँ वॉल्केनो है ना। ऐसा वाला स्ट्रक्चर भी कभी कभी बन जाता है। ठीक है, और एकदम ऐसा स्ट्रक्चर भी बन जाता है खड़ा। ठीक है, और छोटा सा मुंह होता है। ऐसे वॉल्केनो भी हमारे बन जाते हैं। तो ऊपर वाला जो ये होता है स्ट्रक्चर, जिसमें से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रेटर। वॉल्केनिक इरप्शन जिसमें से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेटर। अब क्रेटर बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये भी एक क्रेटर है, ये भी क्रेटर है ना। ये भी क्रेटर है, छोटा भी होगा, बहुत चौड़ा भी हो सकता है, और एक नॉर्मल आइडियल साइज का भी हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। देखिए, अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें ये ऊपर खुला हुआ मुंह, है ना। इस वाले पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये ओपन वेंट जो दिखाई दे रही है, पूरा खुला हुआ मुंह, यही हमारा क्या होता है, क्रेटर होता है। ठीक है, जनरल हमारा क्रेटर होता है, जो क्या होता है, पास्ट वॉल्केनिक एक्टिविटी, जो पुरानी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है उसके कारण फॉर्म हो जाता है अच्छे से। ठीक है, उसके कारण क्या हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा, एक तो माउंटेन शेप बन जाता है, दूसरा उसका ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये बहुत चौड़े होते हैं, है ना। यहाँ पर आपको छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। नीचे वाला डायग्राम देखेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, बहुत बड़ा एक माउंटेन ही है, जहां पर इतना ऊंचा हो चुका है कि उसके ऊपर आइस जम रही है। ठीक है, स्नोफॉल हो रहा है उसके ऊपर। अब यदि ये जो क्रेटर है, क्रेटर के अंदर रेनफॉल से क्या हो जाता है, बारिश हुई और इसके अंदर पानी भर जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, क्रेटर लेक। उसको क्या बोल देते हैं, हमारी क्रेटर लेक कहलाती है। और क्रेटर लेक जनरली कौन से वॉल्केनो में बनती है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो में या डेड वॉल्केनो में, मृत ज्वालामुखी में क्या बनती है हमारी, अ, ये क्रेटर लेक बनती है। उसके अलावा किसी भी एक्टिव वॉल्केनो या फिर डॉर्मेंट वॉल्केनो में ये नहीं बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं वॉल्केनिक डोम। ठीक है, वॉल्केनिक डोम, वॉल्केनो का डोम। देखिए ये स्ट्रक्चर, वॉल्केनो डोम की बात कर तो ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है अच्छा फैला हुआ सा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, जो वॉल्केनिक माउंटेन होता है, और वही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, वॉल्केनिक डोम कहलाता है। ठीक है, वॉल्केनिक डोम, वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है ना, ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से क्या होता जाता है, धीरे 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 ऊपर उठता जाता है। ठीक है, वॉल्केनिक डोम भी बहुत टाइप के होते हैं।
है ना। अलग अलग टाइप के वॉल्केनिक डोम हो सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देखें, कोई से हायर डोम हो सकते हैं, यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पर होता है ना। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें क्या हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन के लिए ऐसा ऐसा हिस्सा हो, मतलब ये क्या हो, ये बहुत चौड़ा क्या हो सकता है, इसका वेंट हो सकता है। और भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिसमें क्या हो जाए कि वॉल्केनो का हाइट कम हो, वॉल्केनो का हाइट क्या हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, वॉल्केनिक डोम बना हुआ होगा। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल सकते हैं, किसमें, वॉल्केनिक डोम में, अलग अलग टाइप से होते हैं। ठीक है। अब ये जो डोम बना हुआ होता है, डोम किससे बना हुआ होता है, ये डोम बना हुआ होता है हमारे लावा से। डोम बना हुआ होता है लावा से, क्योंकि हाईली विस्कस, मतलब बहुत ज्यादा अत्यंत अत्यंत श्यान, अत्यंत श्यान, श्यान या विस्कस, हाईली विस्कस क्या होता है, मैग्मा बाहर निकलता है, और मैग्मा बाहर निकल के क्या बन जाता है, लावा। और जैसे ही वो सूख जाता है और ठंडा हो जाता है, सूख क्या जाता है, ठंडा हो जाता है, हमेशा बोलेंगे ठंडा हो जाता है, तो उसकी एक लेयर क्या होती है, यहाँ बन जाती है ना, उसकी एक लेयर बन जाती है। तो ये क्या हो जाती है, वॉल्केनो की एक और लेयर तैयार हो जाती है, उसके कारण क्या हो जाता है, इसकी हाइट भी बढ़ जाती है। तो वॉल्केनिक डोम अधिकतर कब ऐसे ऊंचे वाले ज्वालामुखियों पर हमारे दिखेंगे। वैसे तो सभी वॉल्केनिक डोम्स है ना, लेकिन अलग अलग, लेकिन आइडियल हम किसको बोलते हैं, ऐसे वाले को ही बोलते हैं जो हमारे ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद एसिडिक कोन होता है, बेसिक कोन होता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। नोट्स बनाइए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, उनके मेंस एग्जाम में ये पूरा डाटा बहुत अच्छे से काम आ सकता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है काल्डियरा, है ना। क्या होता है, इसको बोलते हैं काल्डेरा, है ना, काल्डेरा या कालीरा, है ना, दोनों चीजें बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमने इसके पहले देखा वॉल्केनिक इरप्शन होता, ये हमारा माउंटेन था, ये हमारा माउंटेन है, ये एक वेंट है जिससे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ मैग्मा आ रहा है। तो ये छोटा सा हिस्सा जो था, जिससे क्या निकल रहा था, मैग्मा निकल रहा था। अब क्या हो जाता है, जब विस्कोसिटी ज्यादा होती है ना, विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तब क्या हो जाता है कि ये जो मैग्मा होता है, ये इसके अंदर क्या हो जाता है, ठंडा होकर सॉलिडिफाइड हो जाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बन जाता है। अब जैसे ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बन जाता है, लेकिन ये वॉल्केनो कैसा है, ये डॉर्मेंट या एक्टिव वॉल्केनो होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, बाहर की तरफ मैग्मा निकलता है, मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही वॉल्केनिक इरप्शन होगा, तो ये क्या हो चुका है, ये बन गया है ना, ये क्या हो गया, हो चुका है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में सॉलिड हो चुका है। इसको क्या बोलते हैं, इसको भी एक चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्केनिक प्लग। इसको क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक प्लग बोलते हैं। क्यों, क्या क्या हो चुका है यहाँ पर, ये जो मैग्मा नीचे है, मैग्मा चैम्बर यहाँ पर बना हुआ है, तो मैग्मा नीचे है, ये कैसा मैग्मा है, ये लिक्विफाइड मैग्मा है। जो तरल मैग्मा नीचे भरा हुआ है, जैसा ये वाले स्ट्रक्चर में दिख रहा है, तरल मैग्मा नीचे है। लेकिन जैसे ये ऊपर आता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये सॉलिडिफाइड क्रिस्टल में चेंज हो चुका है। अब क्या हो जाएगा, नीचे वाला मैग्मा ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, नीचे वाला मैग्मा ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और अचानक से बहुत तेजी से फोर्स के कारण क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन होगा। और यही जो फ्रीज हो चुका है या फिर ये जम चुका है जो, है ना, ये क्या हो जाएगा, टूट के एकदम बाहर की तरफ उछलेगा, प्लस प्रेशर के कारण ये हिस्सा भी जो वॉल्केनो का था, यहाँ पर देख लेते हैं, वॉल्केनो का ये हिस्सा जो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये जमा हुआ है, वॉल्केनो का ये हिस्सा भी क्या हो जाता है, साथ में टूट जाता है। तो उससे पहले क्रेटर का शेप कितना होता है, छोटा होता है, फिर क्रेटर का शेप क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्रेटर का शेप और बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, टूटते टूटते वॉल्केन क्रेटर का शेप क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जैसे ही क्रेटर का शेप बहुत बड़ा हो जाता है ना, जिसके अंदर खुद ही छोटे छोटे वॉल्केनो आ जाते हैं, ये देखिए छोटे छोटे वॉल्केनिक डोम उसके अंदर आ जाते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं हम, क्रेटर। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं काल्डेरा। इसको क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा काल्डेरा। हमारा क्रेटर कैसा था, क्रेटर मैं आपको बताता हूँ, इस डायग्राम हमने देखा, देखिए क्रेटर क्या है, छोटा सा है, जिसमें सिंगल वॉल्केनिक वेंट है ना। और यदि हम काल्डेरा की बात करें, तो काल्डेरा क्या हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी वॉल्केनिक वेंट होती है, बहुत सारे छोटे छोटे वॉल्केनो उसके अंदर बन सकते हैं। ठीक है। तो क्रेटर का ही एक्सपांडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, काल्डेरा हो जाएगा, है ना। जो क्रेटर है उसका ही चौड़ा भाग क्या कहलाता है, काल्डेरा कहलाता है। ठीक है। चलिए बेसाल्टिक प्लेट्यू, अब बेसाल्टिक प्लेट्यू के बारे में जानिए कि बेसाल्टिक प्लेट्यू
क्या होता है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं। देखिए अब बेसाल्टिक प्लेट्यू क्या हुआ, जैसे दो प्लेट्स है ना, ये दो प्लेट्स है और ये कौन सी प्लेट है, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ना, कन्वर्जेंट हो सकती है, डाइवर्जेंट हो सकती है। तो जनरली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, ऐसी फिनोमिना होता है जिसमें दोनों प्लेट क्या होती है, दूर जा रही होती है अपसारी प्लेट किनारा। कौन सा, अपसारी प्लेट किनारा होता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। अब इसमें दोनों प्लेट दूर जा रही है तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्रैक आ जाता है बीच में। यदि यहाँ पर एक क्रैक आ जाता है तो क्रैक आ जाने के बाद क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पर धीरे धीरे होने लगता है। अब यदि ये जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है ये कैसा होता है, काम इरप्शन होता है, शांत होता है। ये जो इरप्शन होता है वो कैसा होता है, शांत होता है, यानी एकदम काम होता है, धीमे धीमे इरप्शन होता है। तो उससे क्या हो जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन में मैग्मा दूर तक फैल जाता है। यहाँ पर एक स्लोप होता है, उस स्लोप के कारण क्या हो जाता है, मैग्मा दूर तक फैल जाता है। ये पहली लेयर बिछ गई। अब क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट है तो क्या हो जाएगा, लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता ही जाएगा, लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होते ही जाएगा। और क्या हो जाता है, यदि हमारा ये लैंड है, यदि हम यहाँ पर क्रैक की बात करें, ये क्रैक वाला इलाका है, क्रैक से क्या हो जाता है, थोड़ा सा हाई लैंड यहाँ पर बन जाता है। क्रैक से दूर क्या हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा हाई लैंड एरिया हमारा यहाँ पर बन जाता है, नॉर्मल लैंड एरिया से थोड़ा सा ऊंचा, क्योंकि इरप्शन जैसी होता है वो इस लैंड एरिया के ऊपर बन जाता है। ठीक है, और नीचे क्या है, ये वाला ऐसा एरिया जो होता है जो नीचे की तरफ होता है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा इरप्शन होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। तो जब भी ऐसा बहुत बड़ा इलाका, यदि हम इसको साइड व्यू से देखें, है ना, तो यदि यहाँ पर क्रैक था तो साइड व्यू की बात करें तो ये ऐसा प्लेट्यू बन जाता है ना, फ्लैट एरिया भी है और ये भी है। तो देखिए यहाँ से फ्लैट एरिया है ना, और हाईलैंड भी है, यहाँ पर ओशियन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओशियन या समुद्र होगा। फिर ये हमारा क्या है, प्लेन एरिया हो जाएगा, और उससे ऊपर उठा हुआ हिस्सा क्या हो जाता है, ये प्लेटी हो जाता है हमारा। ठीक है, ये हमारा प्लेटी रीजन हो जाता है, जो क्या है, नॉर्मल लैंड एरिया से ऊपर उठा हुआ। तो ऐसे ही रीजन हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे कहलाते हैं बेसाल्टिक प्लेटी। क्योंकि यहाँ पर जब लावा क्या हो जाता है, बाहर निकलता है, लावा जब बाहर निकलता है और क्या हो जाता है, सरफेस पर ऐसा फैल जाता है, तो देखिए हाईलैंड एरिया बन गया थोड़ा सा, है ना, एक ऊंचा भूमि क्षेत्र बन गया, है ना। तो वहां पर क्या हो जाता है, इसमें दानेदार स्ट्रक्चर होता है ना, ये बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ होता है, बेसाल्ट चट्टानों का ये बना हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसाल्टिक प्लेटी। तो बेसाल्टिक रॉक किससे बनते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं। तो बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ प्लेट्यू क्या कहलाता है, बेसाल्टिक प्लेट्यू कहलाता है। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसका डेक्कन प्लेट्यू, हमेशा याद लिखिए, और या फिर कोलंबियन प्लेट्यू, कोलंबिया का पठार यूएसए, है ना, यूएसए कोलंबिया का पठार, और डेक्कन प्लेट्यू दक्कन का पठार, महाराष्ट्र इंडिया, महाराष्ट्र और इंडिया में, इंडिया के महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये दोनों काल्डेरा और बेसाल्ट प्लेट्यू या फिर बेसाल्ट पठार, है ना, बेसाल्ट से चट्टानों से निर्माण होता है उसका, है ना, कोलंबिया का पठार और ये। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है सिंडर कोन। नेक्स्ट क्या होता है, सिंडर कोन। अब देखिए सिंडर कोन क्या होता है, सिंडर कोन एक नॉर्मल जनरल सी चीज है, जैसा हमने एक वॉल्केनो के टाइप्स में देखा था, वॉल्केनो के टाइप्स में देखा था कि एक प्रकार के वॉल्केनो होते हैं, है ना, जैसे ये वॉल्केनो है, एक प्रकार के वॉल्केनो होते हैं जिसमें से क्या होता है, बहुत सारा क्या निकलता है, धुआं निकलता है। एक प्रकार के वॉल्केनो होते हैं जिसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है। देखिए अब ऐसे वॉल्केनो कौन से होते हैं, ऐसे वॉल्केनो होते हैं हमारे पीलियन टाइप वॉल्केनो हमने देखे थे, जिसमें से क्या होता है, बहुत सारे मात्रा में एकदम से धुआं निकलता है ना, धूल धुआं और राख के जितने भी पार्टिकल होते हैं निकलते हैं, और हम उनको देख रहे थे, बहुत ही एकदम तबाही मचाने वाला मंजर दिख रहा था। ठीक है, तो वो वाले वॉल्केनो जो होते हैं जिनसे क्या होता है, धुआं ऐश और बहुत सारी चीजें निकलती है, तब क्या होता है, ये जो राख होती है क्या हो जाती है, ये पार्टिकल धीरे 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 इसके आसपास ऐसा जम जाते हैं, पार्टिकल यहाँ से धीरे धीरे इसके आसपास जम जाते हैं, और एक धूल भरा क्या बन जाता है, कोन बन जाता है, एक धूल भरा कोन बन जाता है, जिसके ऊपर क्या हो जाती है, वॉल्केनो ऐश जमा जमा होती है, एक वॉल्केनो ऐश जमा होती है, ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है। तो ये वॉल्केनो ऐश वाला स्ट्रक्चर या फिर धूल भरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हमारा सिंडर कोन कहलाता है ना, है ना।
जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ये वॉल्केनो वॉल्केनो है ना। ये एक्टिव और डॉर्मेंट वॉल्केनो में दोनों में देखा जाता है। एक्टिव वॉल्केनो से भी बहुत सारा ऐश निकलता है और ऐसे भी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंडर कोन में जो एकदम, यहाँ पर चट्टानें दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पर पूरी धूल राख मिट्टी, एकदम चूरा मिट्टी, और ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम रेत का टीला हो, है ना। तो यहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है जो किससे बना हुआ है, धूल मिट्टी राख, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर जो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बना हुआ है क्या कहलाएगा, हमारा सिंडर कोन कहलाएगा, है ना। ठीक है, मैक्सिको में ऐसे वॉल्केनो है। जनरली ऐसे वॉल्केनो बहुत ही कम जगह पर आपको देखने को मिलते हैं, है ना। लेकिन अ, सभी वॉल्केनो से ऐश निकलती है, थोड़ी मात्रा में निकले या फिर ज्यादा मात्रा में निकले। मुख्य रूप से पीरियन टाइप के वॉल्केनो में से ज्यादा प्रकार की क्या निकलती है, ज्यादा मात्रा में निकलती है ना। तो ये क्या ज्यादा मात्रा में ऐश निकलती है, तो सिंडर कोन, है ना। पायरोक्लास्टिक जो सामग्री होती है, प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, बहुत सारा इसमें से निकलता है। तो वो बाकी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जम जाती है और बाकी सब चीजें, है ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहां तक हमने किसके बारे में देखा, यहां तक हमने देखा स्ट्रक्चर के बारे में। किसके स्ट्रक्चर के बारे में, वॉल्केनो के स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो वॉल्केनो आउटर स्ट्रक्चर बनाते। आउटर स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, क्रेटर देखा, हमने काल्डेरा देखा, क्रेटर देखा, काल्डेरा देखा, सिंडर कोन देखा, है ना। सिंडर सिंडर कोन हमने देखा, ठीक है। उसके अलावा हम प्लेट्यू देखा। ये वाले स्ट्रक्चर जो थे वो कहाँ बन रहे थे, ये सब बन रहे थे आउटर स्ट्रक्चर थे। अब अपन कौन सा देखना है, इनर स्ट्रक्चर। वॉल्केनो के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्केनिक इरप्शन जब भी होता है ना, तो वॉल्केनिक इरप्शन जब भी होता है तो हम एक व्हाइट बोर्ड पर इसको समझ लेते हैं सबसे पहले कि ये हमारा वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो होता है। देखिए अब इसके नीचे क्या हो जाता है, इसके नीचे यहां पर होता है मैग्मा चैम्बर। ये क्या होता है, मैग्मा मैग्मा चैम्बर होता है। अब मैग्मा चैम्बर में क्या होता है, मैग्मा जमा हुआ होता है, और मैग्मा किस तरफ चलेगा, ऊपर की तरफ जाता है। तब क्या होता है, सरफेस के नीचे, जब सरफेस पे वॉल्केनो बना हुआ नहीं होता है जनरली जब ये वॉल्केनो, ये स्ट्रक्चर को अभी हम कंसीडर नहीं करते, ऊपर वाले को, ये नहीं बना है, तब क्या होता है, ये मैग्मा ऊपर की तरफ चलता है। ये मैग्मा कहां से आ रहा है, मेंटल से आ रहा है, ठीक है। तब क्या हो जाता है, ये क्रस्ट है हमारा, ये क्रस्ट वाला पार्ट है जिसको तोड़कर इरप्शन होगा। तब क्या होता है, ये मैग्मा क्या हो जाता है, इसके नीचे पूरी सरफेस पर ऐसा फैल के जम जाता है, पूरी सरफेस पर फैलकर एक जगह बना लेता है। यहाँ पर भी क्या हो जाता है, मैग्मा भरा जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी मैग्मा भर जाता है। लेकिन क्या हो जाता है, यहाँ से क्या कर देता है, ये सरफेस को ब्रेक करके, या फिर ये वीक जोन होता है, यहाँ से तोड़कर क्या हो जाता है, मैग्मा बाहर निकलता है। मैग्मा बाहर निकलता है तो हमने एक वेंट तो देख ली, इसको क्या बोलते हैं, मेन वेंट। दूसरा इसके अंदर क्या हो जाता है, छोटे छोटे ऐसे छोटी छोटी वेंट और बन जाती है, छोटी छोटी वेंट और बन जाती है, यहाँ से यहाँ से। अब इन वेंट के बनने के कारण ये छोटी छोटी और भी नलियां बन जाती है। इनके कारण क्या हो जाता है, अंदर की तरफ मैग्मा फ्लो हो जाता है, अंदर की तरफ मैग्मा क्या होता है, फ्लो हो जाता है। अब देखिए अंदर मैग्मा फ्लो होने से क्या हो जाएगा, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएंगे। जैसे हम वॉल्केनिक डोम की बात करें, ये वॉल्केनिक डोम है, ये वॉल्केनिक डोम आपको पता चल गया, ये क्रेटर है, ये वेंट है। अब इस वेंट में क्या हो जाएगा, जब भी मैग्मा ऐसा भराता है, जब भी मैग्मा ऐसा अंदर की तरफ भराता है, और क्या हो जाएगा, जब मैग्मा ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ, इसका कर्व कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ, ऐसा स्ट्रक्चर का भी कुछ बन जाता है जो क्या होता है, ऐसा ऊपर की तरफ, ऐसा स्ट्रक्चर आपको कभी भी बना हुआ दिखाई देता है तो इसको क्या बोलते हैं, लोकोलिथ। इसको क्या बोलते हैं, लोकोलिथ। जो सब ऊपर की तरफ ऐसा डोम जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। लेकिन जब इस डोम को हम क्या कर देते हैं, जब इस सेम डोम को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते, है ना। इस डोम को क्या कर दिया हमने, उल्टा कर दिया, और ये डोम एक उल्टा स्ट्रक्चर बना हुआ है। डोम का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है क्या है, उल्टा है। तो पहला क्या था, लोकोलिथ, ये क्या हो जाएगा, लोपोलिथ, है ना। ये क्या हो जाएगा, लोपोलिथ हो जाएगा। ये क्या था, लोकोलिथ। जैसे हम गुफा बनाते हैं रहने के लिए, तो कैसी बनाते हैं हम, ऊपर की तरफ से ऐसा गड्ढा बनाते हैं, है ना। ऊपर की तरफ से ऐसी ऐसी वाली डोम होती है,
है ना। तो ऐसे याद रखे, लोक, रहने के लिए लोक बनाते हैं हम, तो घर बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, ऊपर वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये कौन सा कहलाएगा, लोकोलिथ। अब यदि ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लोकोलिथ का उल्टा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लोपोलिथ हो जाएगा। ठीक है। अब यदि ऐसा होता है कि दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ दो, दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ दो, यदि स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि नीचे की तरफ भी वेव जैसा ऐसा दिखाई देता है गड्ढा, और ऊपर की तरफ भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसमें दोनों होते हैं, है ना, ये भी नीचे वाला भी होता है ऊपर भी वाला भी होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फैकोलिथ। इसको क्या बोलते हैं, फैकोलिथ। और जो सबसे नीचे ये स्ट्रक्चर बन रहा है, जो वॉल्केनो के नीचे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है ना, है ना, इसको बोलते हैं बैथोलिथ, है ना। इसको क्या बोलते हैं, लोकोलिथ, लोकोलिथ। ये हो जाता है हमारा लोपोलिथ, है ना। ये हो जाता है बैथोलिथ, ये हो जाता है हमारा बैथोलिथ। और ये वाला स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है फेकोलिथ, है ना। फेकोलिथ कैसा बना हुआ है, जिसमें दोनों स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा वेव जैसा स्ट्रक्चर बना हो। तो ये सिर्फ दो ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, ऊपर होगा नीचे होगा, दो बार ऊपर होगा, एक बार नीचे, नीचे दो बार होगा, तो ऐसा ऐसा लहरदार स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं फेकोलिथ, है ना। जब डोम क्या है, नीचे की तरफ का स्ट्रक्चर होगा, ऐसा नीचे की तरफ से गड्ढा वाला स्ट्रक्चर होगा। ये किससे बना हुआ है, सब कुछ मैग्मा से बना हुआ, मैग्मा के सॉलिडिफाइड होने से, जम जाने से, है ना, क्या हो जाता है, मैग्मा ठंडा होने से ये स्ट्रक्चर बन जाता है। यदि ऊपर की तरफ से ऐसा डोम जैसा स्ट्रक्चर होगा तो उसको बोलेंगे लोकोलिथ। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि जब वॉल्केनो का इरप्शन होता है ऐसा, ठीक है, तब क्या हो जाता है, तो ये वाला जो, ये एक सेकेंडरी वेंट है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी वेंट यहाँ पर दिख रहा है। तो सेकेंडरी वेंट जब जम जाता है ना, सेकेंडरी वेंट भी जम गया, मतलब वॉल्केनो क्या हो चुका है, डेड हो चुका है, और ये वेंट भी जम गया। अब इरोजन के कारण, जब ये ऐसा, इरोजन के कारण ये मिट्टी तो क्या हो जाती है, टूट के निकल जाती है। अब ये स्ट्रक्चर हमको कैसा दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं, ये हमको स्ट्रक्चर ऐसा बाहर निकला हुआ दिख रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ दिख रहा है, एक खंबे जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फिर इसके अलावा हम ये बात करते हैं, ये वॉल्केनो का ऊपर वाला मुंह रहता है, ये वॉल्केनो का ऊपर वाला हिस्सा रहता है। तो यदि यहाँ पर हमारा मैग्मा जम गया है, और क्या हो जाता है, ये वॉल्केनो डेड हो चुका है, और इरोजन के कारण कैसा हो जाता है, इरोजन के कारण एक ऐसा स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है ना, जिसमें जो ये ऊपर की तरफ जैसा खंबे जैसा निकल के आता है बाहर, है ना, खंबे जैसा खड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसको हमको क्या बोलते हैं, डाइक। इसको क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं, है ना। छोटा स्ट्रक्चर होता है जो खंबे जैसा एकदम सीधा स्ट्रेट ऊपर की तरफ खड़ा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं डाइक, है ना। तो हमने कौन कौन से देख लिए, मैग्मा चेम्बर देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया बैथोलिथ, जो नीचे की तरफ बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया डाइक, डाइक जो क्या होते हैं, छोटे छोटे खंबे जैसे खड़े हुए स्ट्रक्चर होते हैं। फिर उसके बाद देख लिया लोकोलिथ, उसके बाद देख लिया लोपोलिथ, फिर उसके बाद देख लिया फैकोलिथ। ठीक है, हमने इसके पहले ये वाला भी देख लिया, ये है क्रेटर, जब ये बड़ा हो जाता है तो किस में बन जाता है, काल्डीरा में चेंज हो जाता है, काल्डेरा बन जाता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर वॉल्केनो का ये तो है ही सही, वॉल्केनो के छोटे छोटे वेंट तो आ ही रहे हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक और छोटा सा वॉल्केनो बन जाएगा, जिससे क्या निकलने लगेगा, जिससे क्या निकलने लगता है, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन होने लगता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक कोन, इसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक कोन, पैरासाइट्स, पैरासिटिक कोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात करी, हमने क्या देख लिया, बैथोलिथ देख लिया। बैथोलिथ कैसा स्ट्रक्चर था, वॉल्केनो के अंतर्गत ऐसा स्ट्रक्चर था, ये हमारा था क्या, बैथोलिथ, सॉरी 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 सॉरी, ये बैथोलिथ नहीं था। वॉल्केनो के नीचे, वॉल्केनो के नीचे ऐसा चौड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, वाइड स्ट्रक्चर वॉल्केनो के नीचे होता है, वाइड होता है, बहुत चौड़ा स्ट्रक्चर होता है, वॉल्केनो से भी चौड़ा हो सकता है, ये क्या कहलाता है, बैथोलिथ होता है। ठीक है, फिर लेकोलिथ या लोकोलिथ, लेकोलिथ या लोकोलिथ, है ना, लेकोलिथ या लोकोलिथ कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा वाला होता है जो ऊपर की तरफ होता है वॉल्केनो के अंदर, ये यहाँ पर वॉल्केनो के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर हो सकता है। अब बाकी स्ट्रक्चर के बारे में और भी देखते हैं, तो ये कौन सा हो गया, बैथोलिथ और लोकोलिथ। इनके नाम जरूर याद रखने, कभी स्ट्रक्चर पूछ लिए जाते हैं तो स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो बैथोलिथ, है ना, और लोकोलिथ। ठीक है, ये डायग्राम अभी हम देखते हैं, है ना। देखिए, नेक्स्ट था हमारा लोपोलिथ, है ना, लेपोलिथ या लोपोलिथ।
लोपोलिथ को हमने देखा था कि ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। लेपोलिथ स्ट्रक्चर कैसा होगा, उल्टा होगा, लोकोलिथ का उल्टा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है फेकोलिथ, है ना, फेकोलिथ, PHACOLITH, है ना, फेकोलिथ, फेकोलिथ बहुत सारी बुक्स में अलग 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 चीजें लिखी हुई होती है। ठीक है, तो फेकोलिथ हो जाता है जो कैसा स्ट्रक्चर होगा, यदि ये तो हमारा कौन सा हो गया, लोपोलिथ हो गया। फेकोलिथ जो होता है हमारा कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऊपर की तरफ भी होता है और नीचे की तरफ भी होता है, दोनों स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सील या सीट, अब आके बात करते हैं हम किसकी, हाँ डाइक की बात कर चुके हैं हम। डाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा ऐसे खंबे जैसा निकला हुआ स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, डाइक कहलाता है हमारा। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारा डाइक का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, सील और सीट की। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम में देख लेते हैं जिससे हमको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने क्या बोला था, बेसाल्टिक, ये है बेसाल्टिक प्लेटिव, आपको दिख रहा है ये बेसाल्टिक प्लेटिव थोड़ा सा ऊंचा बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, वॉल्केनिक नेक के बारे में बता रहे हैं, वॉल्केनो है, ये क्या है, लावा फ्लो, लावा का फ्लो जो यहाँ पर हो रहा है। देखिए, अब आपको पहले स्ट्रक्चर की बात करी थी, है ना, ये देखिए बैथोलिथ, बैथोलिथ नीचे फैला हुआ बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, ये देखिए बैथोलिथ वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा फैला हुआ, ये बैथोलिथ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने किसकी बात करी थी, लोकोलिथ, लोकोलिथ देखो ऐसा ऊपर की तरफ वाला स्ट्रक्चर, ये लोकोलिथ हो गया, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया हमारा, लोकोलिथ हो गया। नेक्स्ट बात कर दी लोपोलिथ की, ये रही हमारा लोकोलिथ, है ना, मैंने बोला था कि सब जगह अलग अलग लिखा रहा होता है। देखिए यहाँ पर लोपोलिथ लिखा हुआ है, लेकोलिथ लिखा हुआ है, बैथोलिथ है। ठीक है, उसके बाद जब स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, ऐसा घूम जाता है, ऐसा ऊपर नीचे की तरफ बन जाता है, यहाँ पर डाइक वाला ये दिया हुआ है, डाइक सीधे खड़े होते हैं, और जब ऐसा घूम जाता है स्ट्रक्चर तो उसको क्या बोल जाते हैं, फेकोलिथ, है ना, इनको क्या बोलते हैं, फेकोलिथ बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद होता है डाइक, उसके बाद हमने किसकी बात करी, डाइक की बात करी। तो डाइक कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो ऐसी खड़ी खड़ी नलिकाएं होती है जो ऊपर की तरफ बाहर निकल रही होती है, ये देखिए ये बाहर निकल रही है लेकिन जम चुकी है ना। अब ये जो छोटे छोटे वेंट होते हैं यहाँ पर, ये सब क्या है, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे डाइक कहलाएंगे, फेकोलिथ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सील, सील कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये बैथोलिथ से पतला होता है लेकिन ये फ्लैट, है ना, ये एक फ्लैट सरफेस होती है और एक चपटी सतह होती है। लेकिन सील के बाद क्या होती है, एक और स्ट्रक्चर होता है जो कहलाता है सीट, जो क्या कहलाता है, शीट। और शीट स्ट्रक्चर कैसा होता है, इससे भी पतला होता है, शीट स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, इससे भी पतला स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, है ना, ये क्या हो गया, सील, SILL, और ये होता है शीट, पतली शीट होती है, हम शीट के बारे में जानते हैं, है ना, वैसे ही वैसे स्ट्रक्चर होता है शील और सीट, है ना। अब आपको लगेगा कि मैं इंग्लिश में बोले जा रहा हूँ सब चीजों के नाम, सबके नाम वही है ना, यूनिवर्सल है सब चीजों के लिए नाम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी स्ट्रक्चर एक ही बार में दिखाई दे रहे हैं, है ना, जैसा मैंने बनाया था वैसे वाला डायग्राम आप बना लीजिएगा तो आपको कॉपी में ज्यादातर याद रहेंगे। देखिए लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। अब यदि ये वॉल्केनो है, वॉल्केनो के ऊपर ही एक क्या बन जाएगा, एक और वॉल्केनो बन जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरासिटिक कोन, इसको क्या बोल देंगे, पैरासिटिक कोन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर यदि क्या हो जाए, एक ऐसा कोन बन जाए जिसमें से क्या निकले, धुआं निकले, ऐसा कोन बन जाए, है ना, ऐसा कोन बना हुआ है जिसमें से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूम रोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूम रोल्स या फिर धुआंरे, फ्यूम रोल्स या फिर धुआंरे बोलते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर एक और बन जाए जिसमें से क्या निकले, गर्म पानी निकले, है ना, गर्म पानी निकले तो उसको क्या बोलते हैं, गीजर, उसको क्या बोलते हैं, गीजर बोलते हैं, है ना। तो गर्म पानी के फव्वारे क्या कहलाते हैं, गीजर कहलाते हैं। और यदि इन्हीं वॉल्केनिक के छोटे छोटे कोन में से धुआं निकलने लगे तो उनको धुआंरे या फ्यूम रोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे जो इसके बारे में हमने देखे, है ना। सील या सीट, सीट और सील, SHEET, शीट्स और सील्स, है ना, इसके बारे में भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, सील और सीट और सबके बारे में जानकारी हिंदी में भी है, और नोट्स जरूर बनाएं, हमेशा बोलता चल रहा हूँ बार बार। ठीक है, और ये रंगीन में थोड़े से, और देखिए डाइक आपको दिख रहा है, यहाँ पर सील दिखाई दे रहा है ना, सील स्ट्रक्चर दिख रहा है, डाइक होता है, ये लोकोलिथ, है ना, लेकोलिथ, लोकोलिथ, बैथोलिथ, नीचे बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है ना, वॉल्केनिक प्लेट्यू दिख रहे हैं, डाइक यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहा है, ये डाइक वाला स्ट्रक्चर बाहर आएगा, है ना। और बस यहाँ पर यही स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए सब जगह बताना जरूरी है ना। एक दो डायग्राम में आपको यदि डायग्राम्स में बता दूं तो वहां पर क्लियरिफाई हो जाता है। ठीक है,
अब हम यहाँ पर से चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन की तरफ। ये तो इन आउटर और इनर स्ट्रक्चर के बारे में हमने देख लिया है ना, बाहर वाली संरचना और अंदर वाली संरचना दोनों के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ले ली। अब हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक एंड द वॉल्केनोस अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पर कौन से वॉल्केनो मिलते हैं हमको, है ना, किस रीजन में मिलते हैं, किस कारण से मिलते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर आपके सामने एक एक करके आती जाएगी। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से हट गया हूँ तो थोड़ा आपको दिखाई देगी सब चीजें वहां पर, है ना। तो यहाँ पर आप समझते चलिए और देखते चलिए सभी चीजों को, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा बहुत सारा डाटा है यहाँ पर। ठीक है, अब जो वॉल्केनिक जो अर्थक्वेक आते हैं और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री पर, है ना। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री पर, इसको बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी प्लेट किनारा और अपसारी, अभिसारी और अपसारी प्लेट किनारे पर सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन आपको देखने को मिलते हैं। लगभग 70% ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कहां पर आते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट पर आते हैं। कहां पर, सरकम पैसिफिक बेल्ट पर आते हैं। और अर्थक्वेक जोन ही हमारा क्या हो जाता है, वॉल्केनिक जोन भी कहलाता है। ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट पर, अभी मैं आपको डायग्राम उसमें मैप पर बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा 20%, 70% कहाँ आ रहे हैं, पैसिफिक ओशियन वाले रीजन में आ रहे हैं, और 20% कहाँ पर आते हैं, मेडिटेरियन सी हिमालयन बेल्ट में, है ना। जो एशिया, है ना, एशिया माइनर वाले इलाके को भी इंक्लूड करता है, हिमालय वाले को भी करता है, नॉर्थ वेस्ट चाइना को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, 16वीं शताब्दी से लेकर अभी तक यहाँ पर 480 वॉल्केनो क्या कर क्या चुके हैं, हम एक्टिव रिपोर्ट कर चुके हैं कि लगभग 400 से ज्यादा, है ना। यहाँ पर ये भी नहीं बोल सकते कि इतने ही हैं, 400 से ज्यादा हम वॉल्केनो क्या कर चुके हैं, एक्टिव बता चुके हैं। ठीक है, ठीक। यदि हम बात करें कि उनमें से ये जो जितने भी एक्टिव वॉल्केनो की हम बात करते हैं, उनमें से लगभग 400 के अराउंड वॉल्केनो कहाँ होंगे, पैसिफिक ओशियन के आसपास ही होंगे, और लगभग 80 के अराउंड कहाँ पर होंगे, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में होंगे, जहाँ पे मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर आता है ना। हिमालय पर्वत के आसपास का रीजन हो जाएगा, हिमालय के आसपास का रीजन हो जाएगा, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, ये वाला रीजन में बाकी 80 अराउंड वॉल्केनो आपको एक्टिव वहां पर मिलेंगे। ठीक है, यदि हम बात करें तो 10% से 20% तक वॉल्केनो ही हमारे कहाँ पर होते हैं, लैंड पर होते हैं, और बाकी सभी वॉल्केनो कहाँ हो जाएंगे, है ना, बाकी सभी वॉल्केनो कहाँ पर होंगे, ओशियन के नीचे होते हैं, बाकी सभी वॉल्केनो ओशियन के नीचे होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में ही वही सब चीज जानकारी वॉल्केनो से रिलेटेड, कि ज्वालामुखी कहाँ पर, कैसे, क्या, वो कितने कहाँ पर है, कहाँ पर अर्थक्वेक आता है, कहाँ पर, वो सब चीजें। ठीक है, अब आगे का हमारा रीजन शुरू करते हैं, एक एक रीजन को हम पढ़ते चलते हैं, है ना, कि कौन से रीजन में कौन से वॉल्केनो होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक बार हम फिर प्रकट हो चुके हैं। देखिए, वॉल्केनिज्म अलोंग दी पैसिफिक ओशियन रिंग, रिंग ऑफ फायर। देखिए, अब पैसिफिक ओशियन रिंग ऑफ फायर के आसपास ही सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी हमको दिखाई देती है। तो पैसिफिक ओशियन को क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों, क्योंकि आसपास सभी जगह क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। किस चीज से आग लगी हुई है, वॉल्केनो से ही। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशन के आसपास होती है। इसमें कौन कौन से, जापान हो जाएगा, जावा, सुमात्रा, है ना, जावा, सुमात्रा, फिलीपींस, फिलीपींस, न्यूजीलैंड के आसपास का इलाका, है ना, सभी कोस्टल एरिया, है ना, मेक्सिको का कोस्टल एरिया हो जाएगा, है ना, सेंट्रल अमेरिका हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा, इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा एशिया का भी ईस्टर्न कोस्ट, एशिया का पूरा ईस्टर्न कोस्ट क्या हो जाएगा, रिंग ऑफ फायर में शामिल हो जाएगा। जापान यहाँ पर एक्टिव एरिया है ना, सुमात्रा है, जावा है, ये सब एक्टिव एरिया है। तो सबसे पहला रीजन है हमारा कौन सा, पैसिफिक ओशन रिंग ऑफ फायर वाला रीजन। ठीक है, इसको हम मैप पे देख लेते हैं। देखिए देखिए, पैसिफिक ओशियन वाले रीजन में आप थोड़ी सी क्वालिटी यदि 360 तक रख के देखेंगे, 360 तक क्वालिटी आप करके देखेंगे तो आपको ये पूरा मैप दिखाई दे जाएगा और अच्छे से सब कुछ चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ये मैप है, यहाँ पर क्या है, ये पूरी वॉल्केनिक एक्टिविटी वाला रीजन है। यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हाई है, यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना। ये यहाँ पर न्यूजीलैंड के आसपास वाला इलाका, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी वाला है ना। ये सभी हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये क्या बना रहा है, पैसिफिक ओशन में एक रिंग वाला इलाका बना रहा है। देखिए, पूरा इलाका घिरा हुआ है। यहाँ पर भी कुछ बीच बीच में वॉल्केनो है,
नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन कौन सा आ रहा है, यहाँ पर हमारा आ रहा है क्या, एशिया का, एशिया वाला रीजन आता है। देखिए यहाँ पर एशिया आ गया, एशिया मतलब रशिया, रशिया वाला पार्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा जापान। ठीक है, यहाँ पर आ गया इंडोनेशिया फिलीपींस, इंडोनेशिया फिलीपींस। यहाँ पर आ गया ये पापुआ न्यू गिनी, पापुआ वाला इलाका आ गया। और यहाँ पर ये आ गया हमारा न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड वाला इलाका आ गया। साउथ अमेरिका आ गया, नॉर्थ अमेरिका आ गया, ये मैक्सिको वाला रीजन आ गया। ठीक है, और ये अलास्का का रीजन आ गया हमारा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, एक्टिव वॉल्केनो वाले रीजन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सभी जगह एक्टिव वॉल्केनो है। यहाँ पर जितने भी ये देखे दिख रहे हैं, यहाँ पर ये सिंबल, ऐसे वाले सिंबल दिखाई दे रहे हैं, तो वो सभी क्या है, वॉल्केनो को शो करते हैं। यहाँ पर अभी सभी वॉल्केनो को शो नहीं करा हुआ है, कुछ वॉल्केनो को ही बताया हुआ है। हम वॉल्केनो के लिस्ट आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि रिंग ऑफ फायर क्या होती है, ये रिंग ऑफ फायर। ठीक है, पैसिफिक ओशन रिंग ऑफ फायर हिंदी में, उसके लिए सभी चीजों को देखते चले, नोट्स बनाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अटलांटिक कोस्ट, है ना, अटलांटिक कोस्ट की बात करते हैं। अब देखिए ये वाला रीजन जो है, जो क्या है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये पूरा दिख रहा है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में क्या हो रही है, दोनों प्लेट्स क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है ना। तो ये दूर जा रही है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मैग्मा बाहर निकल रहा है, एक छोटे छोटे रीजन से मैग्मा बाहर निकल रहा है। और क्या हो रही है, वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मैग्मा बाहर निकल रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अब यदि वॉल्केनिक एक्टिविटी इतनी दिखाई दे रही है, तो क्या हो जा रहा है, ओशियन के अंदर वॉल्केनो बने हुए, ये सब वॉल्केनो है जो कहाँ पर है, ओशियन के अंदर ही है, जितने भी बीच में दिखाई दे रहे हैं। तो जो अटलांटिक ओशन है वो किस टाइप, किस शेप का है, एस आकार का भी बोला जाता है। कभी कभी प्री में पूछ लिया जाता है कि ये किस आकार का है, एस आकार का है। और क्या है, इसको बोलते हैं रिज, इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, रिज। जब दो प्लेट्स क्या होती है, डाइवर्स होती है, तो यहाँ से मैग्मा निकलता है और ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, मैग्मा निकलता है और ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है उठा हुआ सा, और ये क्या होता है, मिड ओशनिक रिज। और यदि पृथ्वी पर बोले कि कौन सा स्ट्रक्चर सबसे बड़ा है, तो हम उसको बोलेंगे मिड ओशनिक रिज, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, सबसे लॉन्गेस्ट, है ना, लॉन्गेस्ट याद रखना, सबसे लंबा, है ना, सबसे लंबा स्ट्रक्चर कौन सा है हमारा, मिड ओशनिक रिज, है ना। मध्य महासागरीय कटक, इसको क्या बोलते हैं, कटक, मध्य महासागरीय कटक सबसे लंबा स्ट्रक्चर हमारे पूरे अर्थ पर है। लेकिन हम इस स्ट्रक्चर को देख पाते नहीं, क्योंकि ये ओशन के अंदर है। तो हम ऐसा स्ट्रक्चर को किसकी बात करते हैं, सबसे लंबा एंडीज माउंटेन रेंज, एंडीज माउंटेन रेंज जो हमको दिखाई दे रही है, उनमें से सबसे ज्यादा लैंड पर सबसे लंबा स्ट्रक्चर कौन सा है, एंडीज माउंटेन रेंज। और यदि ओशन या ओवरऑल पूरे अर्थ की बात करें, तो मिड ओशनिक रिज, मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, ये सबसे लंबा रीजन होता है। इसके आसपास भी क्या होती है, बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाती है। देखिए आइसलैंड वाले रीजन से लेकर फिर ग्रेट रिफ्ट रीजन, और ये सब बहुत सारे रीजन इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज आइलैंड भी इसका ही पार्ट है। यहाँ पर ये वेस्ट इंडीज आइलैंड वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटी इसमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये मिड ओशनिक रिज वाला रीजन है। बाकी डिटेल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ना। हम इसको हिंदी में भी दिखा देते हैं, ये हिंदी में आप सभी के लिए। आपको सिर्फ समझना है कि कौन सा रीजन कहां पर है ना। ठीक है, मेडिटेरियन वॉल्केनिक्स। अब क्या हो जाता है, यहाँ पर आप सबसे पहले तो मैप में ही समझो, ये क्या है, ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। अब क्या होता है, यदि हम पूरी बात करें, तो ये कौन सा बेल्ट आ जाता है, मिड मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट आ जाता है। कौन सा बेल्ट है ये, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जो कि हम थोड़ा सा यहां से समझे, थोड़ा सा डायग्राम से और बता देता हूं आपको कि कहां से होता हुआ आ रहा है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट शुरू कहां से हो रहा है, यहां से, ये यहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, और किस तरफ जा रहा है, इंडिया से, हिमालय से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहां से थोड़ा ज्यादा समझने को अच्छा आएगा। ठीक है, तो वहां से जा रहा है, फिर कहां से आता है, अरेबियन कंट्रीज में से जाता है ना, मध्य एशियाई देशों से होकर निकलता है, हिमालय से होता हुआ, इधर से हिमालय से होता हुआ आ रहा है,
फिर अरेबियन कंट्रीज से, फिर मेडिटेरियन सी से होता हुआ आ रहा है, और ये कहाँ चले जाता है, वो मिड ओशनिक रिज वाले रीजन से मिल जाता है, जहां पर क्या है, दो प्लेट्स एक दूसरे से ऐसी कन्वर्ज हो रही, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री दोनों एक दूसरे से टकरा रही। तो यहाँ पर ये इटली है, इटली के आसपास सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी है। उसके बाद यहाँ पर तुर्की और इधर आसपास है ना, ये यहाँ पर ये वाले में ब्लैक सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके राइट साइड में बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी है। यहाँ पर है अरेबियन कंट्रीज में, यहाँ पर ईरान में वॉल्केनो है, भारत में वॉल्केनो है, भारत में भी मैं आपको बताऊंगा कि भारत में भी वॉल्केनो वाला रीजन है। ठीक है, तो ये सब वॉल्केनो वाले रीजन है जो कहाँ पर है, मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर वाले रीजन में आपके वॉल्केनो है। ठीक है, अब बाकी डिटेल यहाँ पर आपको मिल रही है। तो आपको बेल्ट के बारे में बताना है कि कौन सा बेल्ट कहाँ पर है, इसको पॉज करिए, लिखिए, डिटेल को थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज नोट कीजिए, है ना। बाकी में आप वॉल्केनो के जो लोकेशन है उनके बारे में तो हम जानकारी ले ही लेंगे। यदि इसमें हम रीजन की बात करें तो ये कहाँ से आ रहा है, ये रीजन शुरू होते हैं इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया, फिर उसके बाद इंडिया, भारत, फिर उसके बाद आ जाते हैं अरेबियन कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज से हम किस तरफ आ जाते हैं, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से मिड मिड कॉन्टिनेंटल रिज तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये पूरा रीजन हमारा क्या कहलाता है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये अर्थक्वेक जोन भी है ना, ये अर्थक्वेक जोन भी आ जाता है। ये वाला जो हिस्सा है इंडिया और इंडोनेशिया वाला, ये ये सुनामी जोन भी है ना, ये वोल्केनिक जोन भी है ना। तो ये वाला जो रीजन है वो क्या है, सब चीजों को डिनोट कर रहा है। तो है ना, क्या है, सुनामी भी यहाँ पर आती है, वोल्केनिज्म भी है, यहाँ पर अर्थक्वेक भी आते हैं, और ये सब चीजों का रीजन बना हुआ है। ठीक है, वॉल्केनिज्म इन इंडिया, देखिए इंडिया में कहाँ पर वॉल्केनिज्म सबसे ज्यादा है, यहाँ पर ये बैरन, है ना, बैरन आइलैंड पर एक वॉल्केनो बना हुआ है, बैरन आइलैंड पर, है ना, बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड के ऊपर एक वॉल्केनो है। ठीक है, और उसके बाद कहाँ पर है, नारकोंदम पर, है ना, नारकोंदम, ये कौन सा वॉल्केनो है, डॉर्मेंट वॉल्केनो है, और ये कौन सा वॉल्केनो है, बैरन आइलैंड एक्टिव वॉल्केनो। बैरन आइलैंड पर जो बैरन वॉल्केनो है वो कैसा है, एक्टिव है, और नारकोंदम कैसा है, डॉर्मेंट वॉल्केनो है, या सुषुप्त, सुषुप्त ज्वालामुखी है, और ये कौन सा है, सक्रिय। तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है, हाँ है, बैरन आइलैंड पर जो वॉल्केनो है या ज्वालामुखी है वो कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी आपके सामने डिटेल यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ठीक है, देखिए अब आखिरी पॉइंट पर हम चल रहे हैं, है ना। तो वॉल्केनो, है ना, वॉल्केनो और उसकी लोकेशन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी लोकेशन है, कहां पर है। ठीक है, सबसे पहले आता है मूना लोआ। मूना लोआ कहां पर है, हवाई आइलैंड पर है, जिसपे हक है किसका, यूएसए का। यहाँ पर बाकी कितना मीटर ऊंचा है ये, इससे हमको कोई ज्यादा मतलब नहीं, वो प्री के फैक्ट की बात होती है। इसमें देख लेना सबसे ऊंचा कौन सा, इधर की तरफ लिस्ट में चलती जाएगी सब। ओजस डेल सलेडो, ओजस डेल सलेडो, अर्जेंटीना और चिली के पास, अर्जेंटीना और चिली के पास है ना। हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, याद रखिएगा, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। ये ऊंचा तो है लेकिन सक्रिय नहीं है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ओजस डेल सलेडो। ठीक है, और भी है चिम्बाराजो, चिम्बाराजो कहां पर है, इक्वेडोर, है ना, इक्वेडोर मतलब साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये भी कहां पर है, अर्जेंटीना, चिली, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ही है। कोटोपैक्सी, है ना, ये भी इक्वेडोर में है, साउथ अमेरिका, है ना, इक्वेडोर सेकंड हाईएस्ट, है ना, ऑन इक्वेटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन अर्थ। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन द अर्थ, ये वाला है। ठीक है, और उसके बाद किलीमंजारो, किलीमंजारो कहां पर है, तंजानिया में है, तंजानिया में कहा, अफ्रीका, है ना, अफ्रीका में, तंजानिया में है किलीमंजारो। हाँ, इक्वेडोर पर ही एक और वॉल्केनो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, माउंट इरेबस, जो जो इंपॉर्टेंट है उसके ही नाम में बोलकर सॉरी बोलकर भी बता दूंगा। ठीक है, माउंट इरेबस रशिया में है ना, हाईएस्ट वॉल्केनो, है ना, यूरेशिया का हाईएस्ट वॉल्केनो है ना, पीक भी है रशिया की ऊंची। हाँ, माउंट देमबंद,
ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ईरान में है, देम बंद के है, ईरान में है, ठीक है। और उसके बाद माउंट कीनिया, कीनिया में है, माउंट कीनिया, कीनिया में माउंट रेनियर है ना, विनीपेग कहाँ पर है, विनीपेग यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट, विनीपेग यूएसए, ठीक है। माउंट सिल्डे, फिर माउंट कैमरून, कैमरून भी इंपॉर्टेंट है ना, माउंट कैमरून, माउंट फ्यूजी जापान, है ना, माउंट फ्यूजियामा कहाँ पर है, जापान में है, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, जापान में सबसे ऊंचा, जापान की सबसे ऊंची पीक है माउंट फ्यूजियामा, है ना, फ्यूजी या फिर फ्यूजियामा। सेम्ब्रू, माउंट एटना, है ना, ये कहाँ पर है, माउंट एटना सिसिली आइलैंड पर है, इटली में, इटली के सिसिली आइलैंड पर ये मौजूद है, ठीक है। तो याद रखिएगा माउंट एटना इटली के सिसिली आइलैंड पर, आइलैंड भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये थे हमारे जनरल और मेन वॉल्केनो और उसके लिस्ट और उससे बनने वाले स्ट्रक्चर, है ना। तो हमारा ये वॉल्केनो वाला पार्ट खत्म होता है, नेक्स्ट हम आने वाले हैं साइक्लोन वाले पार्ट में, देन हम बढ़ेंगे इंडिया में, इंडियन ज्योग्राफी की तरफ, वो भी बहुत बड़ा सेक्शन होगा कवर करने के लिए, बहुत ही बड़ा है वो भी, है ना। तो बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल आपके साथ, मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।